कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए पुनः मैं आपके बीच जो हमारा चैप्टर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चाएं की है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं के बारे में आज हम सबको अध्ययन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भी हम सभी आज चर्चा करेंगे। आइए हम सभी चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं थी जिसने मोहम्मद बिन तुगलक काफी प्रभावित था और इन योजनाओं को लागू करने से मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो कहां तक और विस्तृत और विशाल होने वाला था, इसके बारे में हम सभी आज चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और विलक्षण प्रतिभा वाला शासक था। वह तमाम प्रकार की नई नई खोजें करता रहता था, नई नई योजनाएं बनाया रखता था, जिससे किसानों और प्रजा को हमेशा लाभ मिलता रहे और सल्तनत की का जो विकास है वो भी उत्तरोत्तर तेजी से होता रहे। ऐसे में उसने भी कुछ योजनाएं सोची, जिसका वर्णन इतिहासकार बर्नी ने 5 प्रकार की नवीन योजनाओं के बारे में वर्णन किया। तो 5 जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, बारी बारी हम सभी चर्चा करेंगे। पहली जो योजना है वह है 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब में कर वृद्धि। दूसरी जो इनकी योजना थी वह है राजधानी परिवर्तन। तीसरी जो योजना है वह है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा जो पॉइंट है खुरासान अभियान। और 5वां और अंतिम योजना है कराचिन अभियान। ये 5 प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में इतिहासकार बर्नी ने कहता है। पहला योजना 2 आब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराची अभियान। तो हम सभी इन सभी योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब का मतलब होता है उपजाऊ क्षेत्र, जहां पानी की अधिकता होती है, नदियों का संगम होता है, समुद्रों का क्षेत्र होता है, जहां पर पानी का अभाव नहीं होता है, वहां पर उन क्षेत्रों में कर वृद्धि की योजना उसने सोची। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्रों में कर वृद्धि की जो योजना सोची वह 1/10 से 1/20 हिस्सा उसने कर वृद्धि के रूप में सोची और चाहता था कि 2 आब के क्षेत्र में हम कर वृद्धि कर देते हैं, इससे किसानों के ऊपर भी कोई बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र था वह उपजाऊ क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? उपजाऊ क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होते थे और इसके साथ साथ किसान के पास भरपूर अन्न का भंडार होता था और वह सरप्लस प्रोडक्शन होने के नाते वह सुल्तान को या साहूकार को या जमींदार को अपना कर भी वह समय पर चुकता कर सकता था। इस नाते मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इस क्षेत्र में हम कर वृद्धि करेंगे तो किसानों के ऊपर भी कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं आएगा और सुल्तान के राजस्व में धन भी आ जाएगा। लेकिन जिस समय दोआब में मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि की योजना सोची और लागू करी, उसी समय दुर्भाग्यवश अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, जिसके नाते अकाल पड़ने के नाते इस उपजाऊ क्षेत्र में अन्न की उत्पादकता नहीं हुई। लेकिन अन्न की उत्पादकता न होने के बावजूद भी
जो सुल्तान के अन्य कर्मचारी वर्ग थे, इन क्षेत्रों में जाकर के जबरदस्ती किसानों से, क्षेत्रीय जमींदारों से कर वसूलने का प्रयास प्रारंभ किए। जो किसान कर नहीं देते थे, उनसे जबरदस्ती कर वसूलना और तमाम प्रकार की प्रताड़ना देना, जिसके नाते कई किसानों ने अपनी जो भी कुछ फसलें थी उसमें आग लगा दी। कई किसान आत्महत्या के कगार पर आ गए, जिसके नाते यह योजना पूर्ण रूपेण असफल हो गई। तो यह इनकी पहली योजना थी, जो कि सोचे तो थे अच्छा कि हम इन उपजाऊ क्षेत्रों में अगर हम कुछ परसेंटेज कर वृद्धि कर देते हैं तो इससे राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिसके नाते अन्न की उत्पादकता न हो सकी और यह योजना इनकी धराशायी हो गई। अब दूसरा है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका बाद में नाम दौलताबाद भी मिलता है, तो दिल्ली से देवगिरी करना चाहे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी इसलिए राजधानी परिवर्तन किया क्योंकि कुछ साम्राज्य की जनता, प्रजा सुल्तान को भद्दी भद्दी गालियां देते थे और चिट्ठी लिख करके, गालियों को लिख करके महलों में फेंका करते थे, लेकिन इसकी प्रामाणिकता नहीं मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से राजधानी परिवर्तन करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह था कि देवगिरी जो था वो केंद्र में था, सेंट्रलाइज था, और इसके साथ साथ यह मुस्लिम संस्कृति का केंद्र भी था और इसी देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है। इसके साथ साथ देवगिरी केंद्र में होने के नाते यह उत्तर से लेके दक्षिण भारत के समस्त क्षेत्रों पर ध्यान दे सकता था, इस नाते उसने परिवर्तन की योजना बनाई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए उसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसने दिल्ली को इस तरह से परिवर्तित उठा करके पूरी साम्राज्य की जनता को लेकर के वह देवगिरी पहुंचा कि दिल्ली में चूहे, मुर्गे, कबूतर, यहाँ तक कि सभी चीजों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया, जिसके नाते तमाम प्रकार के धन की बर्बादी हुई और यह योजना भी पूर्ण रूपेण असफल सिद्ध हुई। आइए हम सभी चर्चा करते हैं तीसरी योजना। तीसरी योजना जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो हमें यहां जानने की आवश्यकता है सांकेतिक मुद्रा का अर्थ क्या है। तो सांकेतिक मुद्रा चांदी के टंके के स्थान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले चांदी का टंका चलता था अन्य सुल्तानों में, लेकिन इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रयोग करना ही सांकेतिक मुद्रा कहलाता है। चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रयोग करना ही सांकेतिक मुद्रा कहलाता है। इसका उद्देश्य यह था क्योंकि एमबीटी की भी योजनाएं थी कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक मेरा एक छत्र राज्य स्थापित हो, और उस एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए विशाल सेना की आवश्यकता थी, और विशाल सेना की आवश्यकता के साथ साथ उसको वेतन भी देना था, जिसके नाते उसे पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इस नाते उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया। लेकिन कंडीशन ये हुआ, लोगों ने चांदी के टंके को अपने घरों में रख लिया और हर जगह प्रत्येक घरों में, इतिहासकारों ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक घरों में टकसालें खुल गई। टकसाल का मतलब क्या होता है? टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो टकसाल हर घर में खुलने लगा, जिसके नाते टंके का मूल्य जो था वो दाम गिरने लगा और सबके पास सांकेतिक मुद्रा का भंडार हो गया, जिसके नाते यह योजना भी इनकी धराशायी हो गई। और इसके साथ साथ दानशीलता भी इनका एक लक्षण था। विशाल सेना तो रखना था, लेकिन दानशीलता जो भी था, ये खुले हाथों से, स्वच्छंद हाथों से लोगों को दान भी दिया करते थे, जिसके नाते यह योजना भी असफल हो गई।
नेक्स्ट हमारा है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान के अंतर्गत त्रिमैत्री संगठन की स्थापना हुई। कितने संगठन की? त्रिमैत्री संगठन की स्थापना हुई, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, तर्माशरीन और मिस्र का सुल्तान ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ खुरासान के सुल्तान अब्बू सैयद के विरुद्ध यह युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन कुछ ही समय के बाद वहां राजनीतिक परिवर्तन हुआ और तस्मासरीन को अपने पद से हटना पड़ा, जिसके नाते यह बहुत बड़ा परिवर्तन होने के कारण यह अभियान प्रारंभ ही न हो सका। लेकिन इसके बदले में सैनिकों को, जो सैनिक तैयार थे खुरासान अभियान के लिए, उन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया गया था। लेकिन यह अभियान प्रारंभ ही नहीं हो सका, जिसके नाते यह अभियान भी पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ। अगला है कराचिन अभियान। कराचिन के बारे में इतिहासकारों ने बताया है कि यह जो क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का प्रदेश था, जो कि तिब्बत की सर्दी और बर्फीली तूफानों का क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में तमाम प्रकार की आपदाएं और विपदाएं आई और मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि मैं कराची पर भी अपना संपूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लूं। लेकिन इसके जो सैनिक जो भी तैयार हुए, उनको लेकर के जब वो चला, उसके साथ रसद सामग्री, युद्ध सामग्री और इन तमाम चीजों को लेकर के कराची अभियान की तरफ बढ़ा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, वह वहां की सर्दी और बर्फीली तूफानों का सामना न कर सके और उत्तरोत्तर सेनाएं बढ़ती गई और कुछ लोग बर्फ के मलबे में दबते गए और आगे चल करके प्लेग नामक संक्रामक बीमारी के भी संक्रमण में आ गए, जिसके नाते मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत ढेर सारी सेनाएं अभी युद्ध अभियान तक पहुंचे ही नहीं थे कि रास्ते में ही मर करके खत्म हो गए, जिसके नाते यह अभियान भी पूर्णतया असफल सिद्ध हुई। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, समझ भी अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके भाग्य ने साथ न दिया, जिसके नाते उसने जितनी भी योजनाएं बनाई और समस्त योजनाओं में असफल हो गया। तो पहली योजना दुआब में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिन अभियान, ये 5 अभियान थे। पांचों अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के असफल सिद्ध हुए, जिसके नाते कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और मूर्ख सुल्तान की भी संज्ञा देते हैं। हम सभी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।